नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीडी 2 एग्ज़ाम, जो आज पहला एग्ज़ाम हुआ है सीबीडी 2 का 9 मई 2022 को प्रथम शिफ्ट में। जो पहली पारी थी वो 10:30 से 12 पीएम वाली शिफ्ट है। तो यहाँ पर टोटल 120 सवाल पूछे गए हैं। 90 मिनट का आपको समय दिया गया था। इन 120 में से 50 सवाल आपके थे जीके के। किसके? जीके के। और इन 50 में से यहाँ पर 49 एग्जैक्ट सवाल मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी एकदम रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानने वाले, जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 बजे एग्जाम एंड हुआ है और 5:30 बजे के आसपास वीडियो आ रहा है। लगभग 200 से 250 कैंडिडेट ने ये सारे सवाल सेंड किए हैं, तभी उनको बाद में वेरीफाई किया गया है। और एग्जैक्ट यहाँ पर एक सवाल जो मिस है, जिन भी कैंडिडेट को याद है, वो भी स्मृति आधारित सवाल हैं। तो आप ज़रूर भेज सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है, आपका जैसे एग्जाम एंड होता है, टेलीग्राम चैनल पर आपको सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल भेजने में सहयोग किया, वेरीफाई करने में सहयोग किया। तो ये सभी 49 सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले जो भी कैंडिडेट है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अभी आपको पता चल गया होगा, जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिया है, प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। सवाल ज़्यादा, समय कम है, तो प्रैक्टिस टेस्ट बुक पर सारे एग्जाम्स की एक ही पास में आपको अभी ऑफर चल रहा है। आज लास्ट दिवस है, जिसमें आपको 12 की बजाय 18 मंथ की टेस्ट बुक पास वैलिडिटी मिल रही है। यानी आप 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं 18 मंथ की वैलिडिटी में, अनलिमिटेड, जितने चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास में सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट है। और यहाँ पर विशेष ऑफर, यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। ये टेस्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। आज लास्ट दिन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी किए हुए कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला सवाल, भारत के 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अब बहुत से कैंडिडेट कहेंगे करंट अफेयर्स है, वो कब तक का आ रहा है? तो करंट अफेयर्स में बता दूं, दिसंबर 2021 से पहले का पूछा जा रहा है। बहुत से सवाल में मेंशन भी है कि दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार है वो कौन, और कोई भी करंट अफेयर्स पूछ लिया गया है। तो ये आपको याद करने हैं इनसे पहले के। तो 69th जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हर्षित राजा करेक्ट हो जाएगा, जो पुणे महाराष्ट्र के हैं, 20 वर्षीय हैं। इन्होंने बेल मास्टर्स ओपन 2021 में जीएम बनने की उपलब्धि है वो हासिल की थी, ड्रॉ खेला था। अगला सवाल यहाँ पर, भद्रकाली को समर्पित जो भगवती मंदिर में पड्यनी नृत्य किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? तो पड्यनी नृत्य का पूछा है, जो कि किसको समर्पित है? भद्रकाली को समर्पित, गॉडेस भद्रकाली को समर्पित है, भगवती मंदिर में होता है, केरल राज्य करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं भद्रकाली मंदिर की बात करूं, प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है? वारंगल तेलंगाना में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सितंबर के यानी 2021 के लास्ट वाले मंथ ज़्यादातर टच किए गए हैं करंट अफेयर्स में। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर एक तो इंस्टीट्यूट का नाम आता है ICRISAT, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो ये जो इंस्टीट्यूट आप कहेंगे इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT है। इसको अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। और इंडिविजुअल के केस की बात करें तो ये जो पुरस्कार हैं इसकी अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे कि मैं बात करूं, नहीं वो एक अलग करंट अफेयर्स है, पर्यावरण परिवर्तन वाला है, उसमें एक अलग 2 फैक्ट थे, वो बताऊंगा, आगे सवाल पूछा गया है। बाकी ये अफ्रीका खाद्य पुरस्कार आपको याद रखना है, ICRISAT को दिया गया है। और ये अवार्ड है केन्या के नैरोबी में चल रहे अफ्रीका फॉर्म फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसमें इस अवार्ड को दिया गया है। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? इजी सवाल है, एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट में भी बहुत बार आया है, बाकी इसका सभी को आंसर पता होगा। 1917 में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में किस हेतु किया गया है? तो किसानों से जबरदस्ती जो नील की खेती करने के विरोध में यहाँ पर बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में ये किया गया पहला सत्याग्रह था। और एग्जाम ये भी पूछा हुआ है एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट में कि गांधी जी हैं वो चंपारण कब आए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को आए हैं। यदि आप चाहते हो कि सीबीडी फर्स्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल हैं जो 133 सेट में हुए थे, उसकी यहाँ पर पीडीएफ फाइल है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 5320 सवाल है 133 सेट के, जो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं। ये प्रिंट फॉर्मेट है जो कि बहुत कम पेज में, 268 पेज में, बाकी 1000 पेज में। आप रीडिंग व्यू में भी देख सकते हो, आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, किस प्रकार डाउनलोड करना है। पूरी पीडीएफ फाइल रहेगी जिसमें 5320 क्वेश्चन इस प्रकार हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित सारे सवाल इंक्लूड हैं। तो ये अभी लॉन्च हुई है। और बाकी यहाँ पर जो
चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उसके बाद किया है। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं, इसलिए 9 जनवरी को ये प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? आर्टिकल 239 है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है। तो यहाँ पर दो अलग अलग क्लोज हैं कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यूटी के केस में ये आर्टिकल 239 वाला है। और अगला सवाल है, इसरो के द्वारा 2021 में पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51 के द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है जो कि हिंद महासागर में निगरानी रखेगा? तो ये है दोस्तों सिंधु नेत्र, DRDO का सिंधु नेत्र है सैटेलाइट जो इंडियन ओशियन रीजन से यहाँ पर हर तरह के जो मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाज हैं उनको ऑटोमेटिकली ये पहचान लेगा कौन सा ये जहाज है। और बाकी जो PSLV पूरा प्रोजेक्ट मिशन है, PSLV C51 है जिसे अमेजोनिया फर्स्ट मिशन कहा जाता है। ये जो 2021 का प्रथम आप मिशन कहेंगे इसरो का, तो इसरो का पहला मिशन है तो यही है जिसके अंतर्गत टोटल 19 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। और इस 19 में से एग्जाम में पूछा जाता है अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट कौन से देश का? तो ब्राज़ील का है अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह। साथ ही 18 अन्य उपग्रह में से 4 उपग्रह हैं इन स्पेस के द्वारा लॉन्च हुए हैं। भारत एग्जाम में ये पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह है अमेजोनिया फर्स्ट मिशन के तहत नहीं लॉन्च हुआ है? तो 19 उपग्रह में किस देश का उपग्रह नहीं हुआ है? भारत, ब्राजील, USA के टोटल 19 उपग्रह लॉन्च हुए हैं। ब्राजील का एक था अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह है। ये CVT फर्स्ट में भली बात है आपको पता होगा, बहुत से पे रिपीट हुआ था सवाल। और इसमें 4 उपग्रह हैं उन स्पेस के जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा। तो 4 में से 3 है वो यूनिटी सेट का एक, और फिर यहाँ पर जीट सेट का है, GHRC SAT का है, और एक उपग्रह है वो 37 धवन सेट हो जाएगा। बाकी 14 हैं जिसमें से इंडिया का एक है, USA के 13 हैं। मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, इजी सवाल है। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 में हुआ है, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है जो रशिया के संविधान से लिया गया है, अडॉप्ट किए गए हैं। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया है। कौन से भाग में है मौलिक कर्तव्य? भाग 4 का आर्टिकल 51 का टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ है, एग्जाम पूछा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य कब ऐड किया गया है? तो आप कहेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जो माता पिता और संरक्षण की एक तरीके से जिम्मेदारी है वो। अगला सवाल, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है? इजी सवाल है, परमाणु क्रमांक 30 है जिंक का। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आप देखेंगे तो साइंस के बहुत कम सवाल पूछे गए हैं और वो भी इजी हैं। एक सवाल थोड़ा टफ है वो बताऊंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य जो भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बाकायदा प्रधानमंत्री की सलाह पर यह नियुक्ति की जाती है। ये आर्टिकल 75 में वर्णित है। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, NTPC CVT फर्स्ट में आया था कि जो मंत्री परिषद होते हैं उसकी टोटल अधिकतम संख्या कितनी होगी? टोटल जितने भी सदस्य हैं, तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला सवाल, बोडो भाषा किस राज्य की है? बोडो भाषा है असम में बोली जाती है। बोडो भाषा असम की हो जाएगी। और ये जो लास्ट में ऐड की गई है जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली वगैरह हैं। तो डोगरी है आपको याद रखना जम्मू कश्मीर की, संथाली है पश्चिम बंगाल झारखंड की, मैथिली है बिहार की। और जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है? NTPC फर्स्ट में भी ये सवाल पूछा गया था, यहाँ पर आ गया। तो अंडमान निकोबार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ की इंग्लिश है, दादर नगर हवेली दमन दीव की गुजराती, कोंकणी, मराठी है। लक्षद्वीप की पूछा गया था NTPC CVT फर्स्ट में, तो मलयालम हो जाएगी लक्षद्वीप के साथ ही साथ। और किसकी मलयालम है? तो आप कहेंगे केरल की है। गोवा की कौन सी है? कोंकणी है। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है। महाराष्ट्र की मराठी, मिजोरम की मिजो, कर्नाटक की कन्नड़ है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो लद्दाख की हिंदी इंग्लिश है, पुदुचेरी की तमिल फ्रेंच इंग्लिश है। और जो शुरुआत में भाषा 14 थी उसके बाद जो पहली भाषा ऐड हुई थी वो सिंधी हुई थी 8वीं अनुसूची में, जो कि 1967 में 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई है। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुर की है मेइती। नेपाली को 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के जरिए, और 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को ऐड किया गया जो लास्ट में 4। 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या के यहाँ पर 53 सिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर UNEP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है, इसमें ये वाला पूछा गया है जो जेंडर लीडरशिप
एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत ओडिशा की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका इनका नाम है। तो सस्मिता लेंका को दिया गया है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी में। बाकी बात करूं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो सेकेंड टाइम मिला है 2018 में WCCB को ये अवार्ड मिल चुका है UNEP के द्वारा, जो 17 फरवरी 2021 को दिया गया है। नवाचार श्रेणी में तो मिला है WCCB जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है। जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी जो आपको इस शिप में पूछा है वो सस्मिता लंका को दिया गया है। भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार है? भगवान विष्णु के हैं, शंकर के हैं, तो 10 मुख्य अवतार रहते हैं दोनों के ही, और वैसे 12 रुद्र अवतार है शिव जी के। भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार है? तो 10 मुख्य अवतार हैं टोटल। भगवान विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें से 23 तो हो चुका है, एक जो कल की अवतार है अभी होना बाकी है, कलयुग में होगा। तो 24 अवतार में से जो मुख्य अवतार की बात करें वो 10 हैं। 10 में मुख्य अवतार कौन से? मत्स्य अवतार पहला था, कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार। ये मुख्य 10 अवतार भगवान विष्णु के हुए हैं अवतरित। और भगवान शिव जी से संबंधित जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एग्जाम आता कौन सी कहाँ पर या फिर कौन सी नहीं है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वर तमिलनाडु, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में। और ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल डबलिन प्राइज जो डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 है वो कौन से उपन्यास को दिया गया है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव जो उपन्यास है, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? वेलेरिया लुसेली जो लेखिका हैं, इनका जो एक काल्पनिक उपन्यास है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव है, इसको डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में जेल टूरिज्म की शुरुआत कब की? 2021 में जेल पर्यटन की शुरुआत है वो जनवरी में हुई है। जनवरी 2021 में जो पुणे की येरौदा जेल है 150 साल पुरानी, तो यहाँ पर जो येरौदा केंद्रीय कारागार से इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। किसका? 4 चैम्बरयुक्त हृदय हैं। तो आप कहेंगे जितने भी पक्षी हैं उनका हृदय 4 चैम्बरयुक्त, और जितने भी मैमल्स हैं और क्रोकोडाइल्स का भी होता है, तो पक्षी में पिकॉक मोर पक्षी है तो इसका हृदय 4 चैम्बर का हो जाएगा। जितने भी उभयचर हैं उसका हृदय 3 चैम्बर का, जैसे कि फ्रॉग एक उभयचर है तो हृदय 3 चैम्बर का हो जाएगा। और मछली का हृदय होता है 2 चैम्बर का, याद रखिएगा मछली का 2 चैम्बर का होता है। और 3 चैम्बर का जो रेप्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर में फ्रॉग है, सेलमेंटर है और किंग कोबरा है, फ्लाइंग लिजार्ड, ये 3 चैम्बर वाले। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप है, असम की ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला सवाल यहाँ पर, अल्लाह रखा खां इज एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अल्लाह रखा खां है, ये NTPCVD फर्स्ट में भी मैंने ये सारे फैक्ट बताए थे, वहीं से डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो उसमें बताया था तबला वादक है अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान है इंडियन तबला प्लेयर है। अन्य प्रमुख में सरोद से, सितार से, तबला से, इनसे पूछा जाता है, शहनाई वादक वगैरह। तो सरोद वादक है उस्ताद, ये प्रमुख नाम है, अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खां, अमान अली और अली अकबर खान। सितार वादक में पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। तबला वादक में अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शांता प्रसाद मिश्र जिन्हें गुद्दई महाराज बोलते हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, कृष्ण महाराज, जितने भी वो तबला वादक। भारतीय शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान, एस बलेस, अनंत लाल। तो जितने भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं प्रसिद्ध स्पेशल, उनका नाम याद रखना है। अल्लाह रखा खां का यहाँ पर पूछा। हाउ डू यू डिनोट एम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल? तो MS एक्सेल में क्या होता है, कॉलम और रो होती है, जहाँ कॉलम और रो मिलती है वो क्या बना देगा, सेल बना देगा। तो जो सेल में वैल्यू क्या होता है, बहुत बार कैलकुलेशन की जाती है, जैसे कि इस सेल में कुछ वैल्यू दे रखी है 5, इसमें 10, एक ऊपर सेल है जिसमें वैल्यू 7 दे रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मल्टी, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपको मल्टीपल करना है तीनों ही सेल को इस प्रकार। नेक्स्ट इसमें 6, 7 कुछ होगी, ये एक फिक्स रखा गया है। जैसे कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ये वाली सेल गुणा ये वाली सेल गुणा ये वाली सेल। फिर मान लेते हैं आपको कि फॉर्मूला को कॉपी करना, डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करना, तो वो क्या करेगा, इस वाली को गुणा करेगा, इस वाली को गुणा करेगा और इसके नेक्स्ट वाली को वो गुणा कर देगा।
तो इसके नेक्स्ट वाली को गुणा को तो आपको करना नहीं, ये तो फिक्स रखनी है, इसको तो करना है बार बार ये रिपीट, लेकिन इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए, एब्सोल्यूट स्थिर करने के लिए वहाँ पर डॉलर सिंबल का उपयोग किया जाता है। डॉलर सिंबल आप या तो डायरेक्टली कीबोर्ड से एंटर करेंगे या फिर F4 से ये एब्सोल्यूट आप कर सकते हो, जो F4 फंक्शन की है, जहाँ पर डॉलर सिंबल एंटर करके आपको जो जितने भी कॉलम नंबर्स हैं, रो नंबर हैं, उसको डालना है। प्रत्येक रो के आगे और कॉलम के आगे, दोनों के आगे डॉलर सिंबल आएगा और फिर वो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली एक फिक्स संख्या से करेगा। वो होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, डॉलर सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, मीनाती मिश्र किस नृत्य से संबंधित हैं? ओडिशा से हैं इनका, मीनाती मिश्र हैं, ओडिशा नृत्य से संबंधित हैं। 2020 में इनका निधन हुआ है, तो ओडिसी नृत्य याद रखना है। बाकी जितने भी प्रमुख डांसर हैं, अलग अलग शास्त्रीय डांसेज जितने भी हैं, जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, कथक के संभी महाराज, वेदनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज बोलते हैं, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्चन महाराज, नारायण प्रसाद, ये सभी कथक हैं। कथक के क्या हैं? डांसर। भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी अरुंदले हैं, यहाँ से बहुत बार पूछा हुआ है। तो जितने भी ये प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के, जैसे ये याद रखना है। कुचिपुड़ी का आपको याद रखना है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनकी कुचिपुड़ी की भी है, साथ साथ लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्ना सुंदरी, ये सभी आप देखेंगे कुचिपुड़ी के हैं। चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? तो चावल की भूसी के स्त्रीकरण के दौरान जो एंजाइम मिक्स कर सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, वो लाइपेज एंजाइम है। उसमें वैसे प्रोटीज मिलाया जाता है, चावल की भूसी से भी तेल निकालते हैं, तो एल्केलेज नामक एक प्रोटीज उसमें मिलाया जाता है। 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? CEU, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शेलजा को दिया गया है। आप कमेंट करके बताना 50 में से कितने सवाल आपके करेक्ट हो रहे हैं, ये आपने एग्जाम दिया भी है, नहीं भी दिया है, बाकी और जितने भी कैंडिडेट ने आज पेपर अटेम्प्ट किया है, टोटल आपका अटेम्प्ट बताना। किसको नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है इजिप्ट को, क्योंकि यहाँ पर जो विकास हुआ प्राचीन सभ्यता का वो नील नदी के किनारे इसकी बड़ी भूमिका रही है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 मेडल जीते हैं अवनी लेखरा ने शूटिंग में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति की बात करें तो टोटल 19 मेडल जीते हैं इंडिया में और 24वीं रैंक रही है भारत की ग्लोबली। यहाँ पर 19 मेडल में से 16 मेल, 3 फीमेल हैं। 3 फीमेल में एक अवनी लेखरा भी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं। एक तो उन्होंने वुमन 10 मीटर एयर राइफल में जीता है, एक अवनी लेखरा ने यहाँ पर कहाँ गया, ये वुमेंस 50 मीटर राइफल में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जितने भी 19 खिलाड़ियों ने ये मेडल जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ये उनकी पूरी लिस्ट है। एग्जाम में सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है, तो ये सभी नाम याद होने चाहिए और कौन से इवेंट में जीता है वो भी पता होना चाहिए। और गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं 1 2 3 4 5 गोल्ड हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे टोटल यहाँ पर भारत के 19 मेडल हैं। तो ये जो 5 गोल्ड किसने जीते हैं? अवनी लेखरा, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल नेक्स्ट 50 मीटर पिस्टल ये भी शूटिंग, प्रमोद भगत मेन सिंगल्स और कृष्ण नागर मेन सिंगल्स। तो ये टोटल 5 गोल्ड। और सिल्वर मेडल यहाँ पर देखेंगे भाविना पटेल, निषाद कुमार, योगेश कथुरिया, देवेंद्र झाझरिया। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों? याद रखना, एक सवाल इससे भी पूछा हुआ, मैं बताऊंगा कौन सा है। तो मरेपन थंगावेलु, प्रवीण कुमार, सिंहराज अधाना, सुभाष लालिन केरे यतिराजी, सुंदर सिंह गुर्जर, सिंहराज अदाना, ये सभी मेडल जीते हैं। शरद कुमार, अवनी लेखरा दोबारा रिपीट जो डबल मेडल जीते हैं। अब देखिए ओवरऑल मैं बात करूं जितने भी पैरा ओलंपिक हुए हैं उसमें एक से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया अब तक 2 गोल्ड 1 सिल्वर 3 मेडल जीत चुके हैं। जोगिंदर सिंह बेदी भी 3 मेडल जीत चुके हैं। मरेपन थंगावेलु हैं एथलेटिक्स हाई जंपर से हैं, ये 2 मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा ये 2 मेडल 2020 में ही जीत गए। और सिंहराज अधाना है 2020 टोक्यो में, इन्होंने भी 2 मेडल जीते। सिंहराज अधाना में भी 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है, तो इनका नाम भी याद रखना है। अगला सवाल है यहाँ पर, साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई है? साहित्य अकेडमी जो अवार्ड दिए जाते हैं इसकी स्थापना है 12 मार्च 1954 को। ये भी पता होना चाहिए, जैसे व्यास सम्मान, सरस्वती बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो के बिरला फाउंडेशन स्थापित हुआ है 1991 में, कृष्ण कुमार बिरला, के बिरला। व्हेन डिड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना हुई है 1974 में। कब? सितंबर 1974 को। भगवान शिव के पुत्र का नाम है कार्तिकेय भी है, गणेश जी भी हैं। तो भगवान शिव के जो पुत्र कार्तिकेय हैं
उन पर आधारित कालिदास की जो रचना है वो कौन सी है, तो वो है कुमार संभवम, जिसमें इन्होंने कुमार यानी कार्तिकेय की बात है, कुमार यानी कार्तिकेय, तो इनके जन्म के आसपास ये वर्णित कालिदास की रचना है। और बात करूं इनको, जो कालिदास है इनको भारतीय शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, जो कि विक्रमादित्य के दरबारी कवि रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीयम है, कुमार संभवम है। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है क्रियान्वित की गई है एक्ट 1951 के तहत। और एग्जाम एक सवाल पूछा गया है, औद्योगिक नीति तो नहीं है, लेकिन जो पहली बार विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर सकती है वो शुरुआत 1991-92 का जो ऐतिहासिक बजट माना जाता है। इसमें विदेशी कंपनी आसानी से भारतीय बाजार में कारोबार कर सकती है। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और पीएम नरसिम्हा राव थे। बहुत बार इस पर से सवाल पूछा जाता है। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका गठन कब हुआ है, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ है। मसौदा जो ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति की जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को। ऑब्जेक्ट जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला सवाल यहाँ पर, भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यूटी जो पुदुचेरी है वहाँ पर एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है ग्राड़ी। तो ये ग्राड़ी नृत्य है, रामायण से संबंधित इसमें उल्लेख रहता है। ये नृत्य पुदुचेरी के विलनूर मंदिर में किया जाता है। आईपीडब्ल्यूसी की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीडब्ल्यूसी की फुल फॉर्म। एमपीसी जो मार्जिनल ये आपकी इकोनॉमिक्स का सवाल है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये किसके इक्वल होती है? फॉर्मूला बेस पर सवाल था। तो ये दोस्तों हो जाएगी आपके चेंज इन कंजप्शन बट्टा चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन बट्टा चेंज इन इनकम जो आय है। अगला सवाल, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, भारत का जो पश्चिमी कोस्ट है, जो पश्चिमी तट में जो तूफान आया था मई 2021 में वो ताउते तूफान है। ठीक है, ताउते तूफान आया था, स्पेशल गुजरात बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? तो आप देख रहे हो ना, दिसंबर 2021 का उल्लेख नहीं, इससे पहले किसी तो टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ये सवाल न जाने कितनी बार आपने सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में देखा होगा, जिसमें बार बार मैंने ऑल टॉपिक की पीडीएफ जो फाइल आपको अवेलेबल कराई है उसमें भी हैं, और ऑल टॉपिक में ये क्योंकि ऑल टॉपिक में मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर से एक पूरा इसरो वगैरह का अलग से टॉपिक कवर किया गया है। तो सभी को इजी सवाल है, क्या बताएं बार बार। 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर है वर्तमान में और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पावर प्लांट का पूछे तो आप 7 कहेंगे, जिसमें पहला पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में, और प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा जो 1956 के भाभा परमाणु केंद्र जो केंद्र ट्रॉम्बे है वहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर आपको पूछा है, ऊर्ध्वपातन जो सब्लिमेशन है इसकी डेफिनेशन दे रखी थी, यानी जो डायरेक्टली ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है कोई भी पदार्थ, यानी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो अवस्था उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जिसमें कपूर है, नेपथलीन, आयोडीन, एंथ्रासिन इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन, एथेनॉल का सबसे अधिक प्रोडक्शन यूएसए यूनाइटेड स्टेट करता है, सेकंड ब्राजील, दोनों ही देश मिलकर 84% एथेनॉल बनाते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन ब्राउजिंग द इंटरनेट, यूज करते समय कौन सा प्रोटोकॉल है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पर, विच कंट्री स्पेंड द मोस्ट पर जीडीपी ऑन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य पर जीडीपी का सबसे अधिक खर्च करने वाली देश कौन सा है? जो जीडीपी का जो भी खर्चा जीडीपी रहती है उसके परसेंटेज वाइज सबसे अधिक स्वास्थ्य पर खर्च होता है पूरा जीडीपी का, वो है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट है। पूरा नहीं मतलब सबसे अधिक परसेंटेज 16.9% जीडीपी का, यानी कितना हो जाएगा, यानी पूरी जीडीपी 100% है, उनमें से अकेला स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट के द्वारा यहाँ पर हेल्थ केयर पर खर्चा किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, देखिए आप कमेंट करके बताइए। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि एक तो जो वाम बोधिनी पत्रिका इसके बारे में, और वाम बोधिनी पत्रिका भी एक है, एक दोस्तों बाला बोधिनी भी है। तो वामा बोधिनी पूछा है, बाला बोधिनी पूछा है, या फिर बामा बोधिनी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तीनों का बता देता हूँ। जो वामा बोधिनी पत्रिका है ये उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा ये जो पत्रिका है पहली बार पब्लिश हुई थी 1863 में। और जो वामा बोधिनी जहाँ से एग्जाम में बहुत बार आता है, स्पेशल वामा बोधिनी है, महिलाओं के लिए पहली पत्रिका थी जो कि केशव चंद्र सेन ने प्रकाशित। और जो बाला बोधिनी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1874 में प्रकाशित की है। तो तीनों ही आपकी कवर होगी। हाउ मैनी राग्स, कितनी राग होती हैं? जो कर्नाटक संगीत है ना उसमें टोटल 72 राग होती है।
महमूद खिलजी के खिलाफ जीत के याद में विजय स्तंभ किसने बनाया? विजय स्तंभ जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था जब उन्होंने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय हासिल की थी। सारंगपुर की लड़ाई जो है, तो इस यादगार के रूप में जो स्मारक रहा है ये विजय स्तंभ 1440 से 48 के मध्य बनाया गया है। किनके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 गुणा 10 की घात जो 18 इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं वो किसके इक्वल होता है? तो वो दोस्तों होता है 1 कूलाम के इक्वल। तो 1 कूलाम का जो चार्ज है वो आवेश कितना होता है? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन यहाँ पर 2020 में दो जो प्रोजेक्ट थे, एक एक्वा हब प्रोजेक्ट था, एक था एक्वा बाजार। तो ये दोनों का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, यानी किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 21 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यहाँ पर दो जो मछली से संबंधित एक्वा बाजार और एक्वा हब प्रोजेक्ट हैं इसको लॉन्च किया है। भारत की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री, रेल की कोच बनाने की जो प्रथम फैक्ट्री वो चेन्नई में स्थापित हुई थी जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। सेकेंड फैक्ट्री है वो कपूरथला में 1986 में, प्रथम हुई थी 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा, जो जन्म के वक्त एट बर्थ जो सबसे अधिक हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 प्रमुख जो मानक रहते हैं जिसमें एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। इसका मतलब है आप कितने वर्ष तक जी, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जैसे कोई अलग अलग देश में अलग अलग जो ये जीवन प्रत्याशा है, कोई मैक्सिमम एवरेज 71 वर्ष जीते हैं, कोई 80 वर्ष जीते हैं। इस प्रकार सबसे अधिक जो जीने की उम्र है वो हांगकांग की रही, यहाँ पर एवरेज जाती है सबसे अधिक 84.1 वर्ष तक है। इंडिया की यहाँ पर बात करूँ तो 69.7 वर्ष एवरेज आई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो 3 प्रमुख मानक में जीवन प्रत्याशा है। एग्जाम में सवाल आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक जिसको यूएनडीपी जारी करता है प्रतिवर्ष, तो ये इसमें 3 कौन से मानक के आधार पर होता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा भी एट बर्थ के समय, जन्म के समय रहती है यहाँ पर, तो वो सबसे अधिक हांगकांग की है। और भारत की बात करूं तो 131वें स्थान पर है भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 3 प्रमुख मानक हैं। वैसे नॉर्वे टॉप पर है। इन 3 मानकों को कंबाइन करके सबसे अधिक अंक नॉर्वे ने हासिल किया है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो जीवन प्रत्याशा वो नॉर्वे की सबसे अधिक नहीं है, वो है हांगकांग की सबसे अधिक। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक उच्च अदालत के द्वारा जितने भी जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीनस्थ कौन से हाई कोर्ट वगैरह जितने भी अदालत हैं, तो एक उच्च अदालत के द्वारा अधीनस्थ अदालत या फिर कोई सरकारी कर्मचारी को आवश्यक या फिर कुछ ऐसी केवल मंत्री को जिम्मेदारी को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किया जाता है वो परमादेश हो जाएगा। तो परमादेश से संबंधित यहाँ पर एक रिट का सवाल पूछा है। 5 प्रकार के जो रिट जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार पिर्चा है, इनसे संबंधित आपको पता होना चाहिए। और ये जो रिट जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत ये रिट आप लगा सकते हो, जिसमें हेबियस कॉर्पस में किसी को हिरासत में ले लें और वो 24 घंटे के भीतर उनको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करे तो उस केस में हेबियस कॉर्पस लगाई जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा? इन विकल्प में से गैर पारंपरिक हो जाएगा पवन। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस है, बायोमास, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है, ये गैर पारंपरिक है। और जो पारंपरिक गैर नवीकरणीय आप कहेंगे वो जल विद्युत, तापीय विद्युत है जिसमें कोयला, गैस, तेल आ जाते हैं, आणविक ऊर्जा है, ये गैर नवीकरणीय है, ये खत्म हो जाएंगे बाद कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद। कहने का मतलब जब सरकार किसी पीएसयू के कुछ शेयर बेच देती है लेकिन स्वामित्व जो मालिकाना हक है वो सरकार के पास ही रहता है तो उसको क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। एक निजीकरण होता है, एक डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश होता है। सरकार को धन की ज़रूरत है तो कुछ हिस्सा है वो शेयर है वो परसेंटेज बेच देती है, लेकिन पीएसयू में जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर की उसको हक है मालिकाना वो सरकार के पास ही रहेगा, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है। निजीकरण का मतलब है सरकार अपनी 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देता है। तो अगला और अंतिम सवाल आप कहेंगे जो स्पष्ट रूप से नहीं मिला है, सिक्किम का एक नृत्य का सवाल पूछा गया है जहाँ पर स्टूडेंट ने बताया कि कोई फेस्टिवल है, नृत्य नहीं, हनुमत सूरी इस नाम से कोई मिला नहीं है फेस्टिवल, तो एग्जैक्ट किस नाम से त्यौहार था जो किसी के अवतरण के रूप में मनाया जाता है? एक स्टूडेंट ने बताया कि सिक्किम का डांस जो किस भगवान की पूर्व जन्म की कहानी के बारे में बताता है। तो ये क्या एग्जैक्ट सवाल था आप कमेंट करके बताना। तो 50 सवाल थे, उनमें से 48 मैंने एग्जैक्ट सवाल, एक थोड़ा स्पष्ट नहीं मिला, बाकी एक और सवाल कौन सा था वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ये 50 सवाल हैं
जो आपके आज पूछे गए हैं एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट का पहला एग्जाम 9 मई 2022 को हुआ है। और आपने टोटल कितने सवाल अटेम्प्ट किए, जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको नाइट में मिल जाएगी जैसे ही सेकंड शिफ्ट का वीडियो आता है। बाकी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट बुक पर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर यदि आप ये प्रीवियस जो एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट की टोटल 133 सेट की एक्स्ट्रा फैक्ट सेट जीके की 5000 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, जिसमें दोनों वर्जन में अवेलेबल है। प्रिंट वाला बाद में आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली आप फोन से रीड कर सकते हो। एक ही लिंक से आपकी बाई होगी, दोनों ही पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किस प्रकार बाई करनी वेबसाइट जाकर आप देख सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ।